आंदोलन की कोख से निकले देश के बड़े नेता रामविलास पासवान को देश दे रहा है अंतिम विदाई। पटना में आज उनका किया जाएगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना का करेंगे शुभारंभ। ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कर दिया जाएगा मालिकाना अधिकार। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के कार्य में दिखने लगी है गति। एक मंजिल के तराशे गए पत्थरों को कार्यशाला में भेजा जा रहा है मंदिर स्थल। कोरोना के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों का दिखने लगा है असर। स्वस्थ हो रहे मरीज, मृत्यु की दर हुई कम। जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है अभियान। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान को आज पटना में अंतिम विदाई दी जा रही है। रामविलास पासवान की शव यात्रा उनके आवास से बीघा घाट की ओर निकल पड़ी है। वहां गंगा घाट पर पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामविलास पासवान का बृहस्पतिवार शाम दिल्ली में निजी अस्पताल में निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर कल रात विमान से पटना पहुंचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के जुड़े संपत्तियों से जुड़े संपत्ति कार्ड के भौतिक वितरण को लॉन्च करेंगे। लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर आए एसएमएस लिंक से अपने संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्डों का भौतिक वितरण किया जाएगा। 6 राज्यों को 763 गांवों के लाभार्थी इसमें शामिल हैं। इससे ग्रामीण संपत्ति के मालिकों को आर्थिक फायदा होगा और संपत्ति को लेकर होने वाले झगड़े भी खत्म होंगे, जो कभी कभी दशकों तक चलते रहते हैं। इन प्रतियों को उनके मालिकों द्वारा लोन लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का रिकॉर्ड रखने में भी मदद करेगा। 24 अप्रैल को पीएम द्वारा शुरू की गई स्वामित्व परियोजना के तहत प्रतियों को चरणबद्ध तरीके से सौंपा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूखना गांव में जमीनी विवाद को लेकर पुजारी की जिंदा जलाने के मामले में घमासान बढ़ता नजर आ रहा है। आज सुबह से ही मृतक के घर पर ग्रामीण रिश्तेदारों और राजनीतिक दलों का पहुंचना जारी हो गया। मृतक का शव उनके घर में रखा गया है और मृतक के परिजनों ने मांग पूरी न होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी भूखना गांव पहुंचे और सरकार और प्रशासन के सामने पीड़ितों की मांगे पूरी करने की बात रखी। किरोड़ी लाल मीणा की ओर से पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके बाद सांसद भाजपा नेताओं के साथ पीड़ित परिवार के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मामले की जांच के लिए भाजपा का प्रदेश स्तरीय दल भी आज पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचेगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का काम प्रगति पर दिख रहा है। कार्यशाला में तराशे गए पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर ले जाने का कार्य शुरू हो गया है। एल&टी कंपनी इन पत्थरों को मंदिर परिसर में ले जा रही है। पत्थरों का वैदिक रीति रिवाज से विधिवत पूजन किया गया और फूलमालाओं के साथ इन्हें मंदिर स्थान के लिए भेजा गया। राम भक्तों और साधु संतों ने भगवान श्री राम के नारे लगाकर इन पत्थरों को कार्यशाला से मंदिर स्तर के लिए भेजा। नींव की खुदाई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 1 मंजिल बनाने के लिए 1 लाख घन फुट पत्थर तराशे जा चुके हैं। 2 मंजिल बनाने के लिए पत्थरों के तराशने का काम जारी है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की भूमि पूजा की थी और धीरे धीरे देश के लोगों की आशाओं के अनुरूप मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। पूरा हो चुका है। अभी जो नक्शे में परिवर्तन हुआ है वो 2 मंजिल का था, वो 3 मंजिल का हो गया। तो कम से कम हमारे पास 1 मंजिल का पत्थर तैयार है। अभी 2 मंजिल का काम बाकी है। वही राम जन्मभूमि वहीं कराएंगे। एल&टी कंपनी वाले वही सब काम वहीं कराएंगे। आज भगवान राम का ये मंदिर जिसकी कल्पना भक्तों को बहुत दिनों से थी, कार्यशाला में पत्थर देख करके देश का
लाखों लाख लोग जा चुका है। ये मंदिर तैयार होगा, कब तैयार होगा? आज वो पत्थर जो लोगों ने वर्षों से देखा था वो उठ करके राम मंदिर में लगने के लिए राम मंदिर परिसर में जा रहा है। ये पत्थर उस स्थानों पर यथा समय लग सके उसके पूर्व तैयारी होती है। इनकी सफाई है, इनका रख रखाव है, जिससे ठीक समय पर ठीक पत्थर ठीक जगह लगाए जा सकें। रामलला का जो काम चल रहा है वर्षों से, उनके पत्थर जो यहाँ तैयार पड़े हुए हैं कार्यशाला में, तो उसकी आज ये शुरुआत की है जन्मभूमि में ले जाने की। तो हमने भाई एक तो क्रेन मंगवाई है और एक ट्रक मंगवाया है, और उसकी जो पत्थर ले जाने में जो हमको सामग्री लगती है उसकी पैकिंग वगैरह वो सब साथ में लेके आए हैं, और उसको व्यवस्थित यहाँ से ले जाके वहाँ जन्मभूमि में रखेंगे। जन्मभूमि में वहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, प्लेटफॉर्म पे ले जाके अभी हम शिफ्ट करेंगे। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामलीला में मेरठ के कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। सरयू नदी के तट पर होने वाली रामलीला में पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर कुंभकर्ण का किरदार निभाएंगे, जबकि उनके छोटे बेटे परमिंदर सिंह शत्रुघ्न की भूमिका में रहेंगे। राम का किरदार निभा रहे सोनू डागर और मां सीता की भूमिका अदा कर रही कविता जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अयोध्या में होने वाली इस रामलीला को लेकर सभी कलाकार उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रामलीला को भव्य बनाने का सारा प्रयास किए हैं। इस रामलीला का लाइव टेलीकास्ट सैटेलाइट न्यूज चैनल और सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी किया जाएगा। भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन भरत की भूमिका निभाएंगे, तो वहीं मनोज तिवारी अंगद और बिंदु दारा सिंह हनुमान जी की भूमिका निभाएंगे। फिल्म स्टार शाहबाज खान रावण, राजा मुराद अहिरावण और असरानी नारद के पात्र में नजर आएंगे। पूरे देश के अंदर विशिष्ट स्थान है हमारी इस क्रांति धारा मेरठ का। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि हमारे आदरणीय जो हमारी रामलीला कमेटी है, जो उन्होंने जिस भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी दी, और मेरे डायरेक्टर साहब परवेश जी ने जो 15 दिनों से दिन रात रिहर्सल में मेरे अंदर जो परिवर्तन करके और मुझे इस कैरेक्टर में ढालने का काम किया है। रील और रियल दोनों चीजों मेरे सामने है। मैंने रियल में जो भूमिका अपने बेटे के लिए निभाई मेरठ की धरती पे, वही मैं मंच पे अपने भाई के लिए, यानी कि कुर्बानी बलिदान, बताओ आप लोग गवाह नहीं हो क्या मेरठ में? वही तो है। तो मुखिया गुर्जर तो साक्षात, चूंकि मैं पूजा पाठी भी हूं और भक्त भी हूं, तो वही मुझे किरदार मुझे दिया। तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बाकी प्रैक्टिस चल रही है, मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि वो चलते कैसे थे। थोड़ा बहुत टीवी में देखा था, तो मैं रामायण देखता हूँ उसके लिए कि राम जी कैसे स्माइल करते थे, कैसे चलते थे, कैसे धनुष पकड़ते थे, और जो डायलॉग्स वगैरह हैं वो स्क्रिप्ट पढ़ के हमारे सर हमें बताते हैं कि कैसे डायलॉग बोलना है, कैसे एक्सप्रेशन किस डायलॉग पे देने, वो सारा काम हमारे सर कराते हैं। तो बस वही तैयारी चल रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मतलब बहुत अच्छे से इसको निभाऊँ। बोलूँगी कि ये एक ऐतिहासिक रामलीला है। रामलीला हर साल होती है, लेकिन इस बार जो वहाँ पर जो आधारशिला रखी गई है, उसके बाद ये पहली रामलीला है जो बहुत बड़ी, विश्व की सबसे ऐतिहासिक रामलीला है। तो मैं मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं सीता माता के किरदार को निभा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जनहानि को रोकने के लिए योजना पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव के स्तर पर मासिक समीक्षा की जाए और जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए। दीपावली से पूर्व सड़क सुरक्षा संबंधी अभियान संचालित किए जाएं। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए होर्डिंग्स आदि लगाई जाएं। शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पूरा किया जाए। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों के समीपवर्ती ट्रामा सेंटरों में चिकित्सा की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ओवरलोडिंग रोकने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त टीम बनाकर काम करे। लोग जो भी इससे संबंधित विभाग हैं वे इस पर विचार करें। हेल्थ विभाग के द्वारा भी जो भी बात हुई है 108 के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, ट्रामा जो आपके बने हुए हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए जहां आप मैन पावर दे सकते हैं मैन पावर दीजिए, नहीं तो आईएमए के साथ मिलकर के हम लोग कैसे इनको आगे बढ़ा सकते हैं, या कोई प्राइवेट पार्टी भी लेकर के उसको ट्रामा संचालित कर सकती है।
हमें तो पब्लिक को सुविधा देने से मतलब है, तो सुविधा मिले तो उसके बारे में हमें इसको देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम लोग इसको लेकर के चलें, और जो 2030 का लक्ष्य है कि 2030 तक हम लोग 50% जो है कमी दुर्घटनाओं में हमें लाना है, तो स्वाभाविक रूप से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी एक आवश्यक शर्त है। तो उस उद्देश्य से हम लोगों के लिए आवश्यक है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के समय सभी लोग मिलकर के कार्य करें, और अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्य और हर महीने इसकी समीक्षा हो। विभागीय मंत्री को विभागीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसकी रिपोर्ट करें। चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर हर महीने जो रिव्यू हो, मुख्यमंत्री कार्यालय को इसके बारे में अवगत करा करके बताएं क्या प्रोग्रेस और कौन विभाग हैं जिनके कार्य में अभी भी शिथिलता है। फिर मुख्यमंत्री कार्यालय उसकी स्वयं समीक्षा करेगा। हर 6 महीने के बाद मैं स्वयं ही इसकी समीक्षा करूंगा। ये चीजें हो जाएंगी तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को, यानी अप्राकृतिक मौतों के जो कारण है, उसमें जो सब्सिडी मौतों का कारण जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, इनका पर हम प्रभावी नियंत्रण लाने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही साधुओं, संतों और पुजारियों की हत्या पर राहुल गांधी खामोश क्यों हैं। मोहसिन रजा ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी सिर्फ हाथरस पर राजनीति करने आ गए थे और अब कांग्रेस शासित राज्यों में लगातार हो रही साधुओं की हत्या पर खामोश हैं। किसी साधु संत की हत्या और उनके साथ हो रही लगातार क्रूर घटनाओं पर उनके घर क्यों नहीं जाते। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी को साधु संतों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते। महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह से हमारे 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई पीट कर, उसके बाद अब कांग्रेस शासित राजस्थान में भी जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे, तो आप राजस्थान भी चले जाइए, पुजारी जी को जलाया गया है उनके उस घर भी जाइए, और आप पालघर के जो हमारे साधु मारे गए उनके घरों पर भी जाइए। क्यों नहीं जाते कांग्रेस के नेता? कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित मरीजों में से अब तक 59,88,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 82,753 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी दर बढ़कर 85.81% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.54% रह गई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए एकजुट हो रहा है। वहीं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए जागरूक किया जा रहा है। कानपुर में प्रदेश सरकार में मंत्री नीलिमा कटियार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय लोगों को भोजन से लेकर आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई। लोगों से अपील करते हुए नीलिमा कटियार ने कहा कि अभी वायरस का खतरा टला नहीं है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सभी लोगों को सावधानी बरतते हुए मास्क लगाना चाहिए, लगातार हाथों को सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में लगातार कोविड-19 से युद्ध लड़ा जा रहा है। चाहे लॉकडाउन का समय हो और उस समय आवश्यकताओं की उपलब्धता की बात हो, अनवरत उन आवश्यकताओं को आवश्यकता वाले लोगों तक पहुंचाने का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से प्रयास हुआ है। अभी वायरस का खतरा टला नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, फेस को कवर करना है, मास्क को लगाना है और सैनिटाइजर लेकर ही घर से बाहर निकलना है। इन बातों का ध्यान रखना है। हमारी ज़रा सी भी लापरवाही हमारे प्रियजनों पर भारी पड़ सकती है। 2 गज की दूरी, मास्क अभी भी बहुत है जरूरी।
कोरोना से बचाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्वयंसेवी संगठनों ने भी अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जो प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं उनका लोग जरूर पालन करें। उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति ने अपील की है कि लोग कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए निरंतर हाथों को साबुन से धुलते रहें। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें, आपस में एक दूसरे से 2 गज की दूरी जरूर बनाएं और मास्क जरूर से जरूर लगाएं। इनके अलावा अन्य समाजसेवियों ने भी लोगों से इन बातों का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जन आंदोलन चल रहा है और जो वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति को लेकर, वो काफ़ी सराहनीय है। हम लोगों को भी अपना सहयोग देना चाहिए। बार बार हाथों को आप साबुन से धुलें, खाना खाने से पहले अवश्य हाथों को धुलें, बच्चों को भी धुलाएं और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सदा ही याद रखें। मास्क को लगा के कहीं पर भी आप घर से जैसे बाहर निकलते हैं आप मास्क ज़रूर लगाएं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इन बिंदुओं पर यदि आप काम करेंगे तो हम कोरोना से अवश्य जीतेंगे। कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 गज की दूरी बना के रखें। कोई भी बीमारी की संभावना हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और बिल्कुल ही ढिलाई न बरतें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यही मेरा कहना है। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूर बरतें। जब तक मास्क का प्रयोग करें, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साबुन से बार बार हाथ धुलते रहें और जब तक दवा नहीं है तब तक कोई ढिलाई न करें। देशवासियों से विनम्र निवेदन कि कोरोना काल अभी समापन नहीं हुआ है। घर से निकलने से पहले मास्क का प्रयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। जब तक नहीं बनी दवाई तब तक नहीं ढिलाई, इसका उपयोग करें और सावधानी बरतें। खुद सावधान रहें, परिवार को सावधान रखें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर में मंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य अतिथि प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर इस चुनाव में जीत दिलाने का काम करें। कृषि विधेयक को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को जनता के बीच जाकर दूर करें। विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव पार्टी के लिए अहम है। गांव और गरीब के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता को दें। किसानों को बताएं कि ये कानून उनके लाभ के लिए है, उनकी जमीन कोई ताकत नहीं छीन सकती। क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने अभी से पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटने की बात कही। केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। चुनाव होने वाले हैं आगामी दिनों में, उसकी तैयारी के लिए हम लोग आए थे जी। और सहारनपुर मंडल के जितने भी हमारे मुख्य कार्यकर्ता हैं और उनको यहाँ बुला करके हम लोगों ने पंचायत चुनाव तैयारी के लिए तरीके बताए हैं। आपको इस चुनाव लड़ना है, विशेष रूप से मतदाता सूची के लिए। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव और बिहार में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। इस बैठक में उद्देश्य नकली शराब को रोकने के साथ साथ प्रदेश से बिहार सीमा को पार कर शराब बिहार न पहुंचे, इसके लिए भी कार्य योजना तैयार की गई है। पुलिस और आबकारी विभाग मिलकर इस पर निगाह रखेंगे कि अनाधिकृत रूप से शराब की आवाजाही रोकी जा सके। इसको लेकर आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक के बाद विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। बिहार और यूपी में जो निर्वाचन हो रहा, बिहार में सामान्य निर्वाचन और यूपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसके मद्देनजर ये मासिक समीक्षा बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। और यहाँ पर आज सुबह से इस बात की समीक्षा हो रही है कि एक तो जब निर्वाचन की घोषणा हो जाती है उसके 5-7 दिन पहले से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के तुरंत त्वरित बाद और फिर उसका जिलाधिकारी या आरओ द्वारा, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिफिकेशन इत्यादि होने के बाद में इसके रिजल्ट की घोषणा तक पूरा जो आबकारी विभाग है वो पुलिस विभाग के साथ मिल करके, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के साथ मिल करके संयुक्त रूप से हम लोग एक कार्य योजना बना रहे हैं
कि जो भी अवैध शराब का इधर से उधर होना या उधर से इधर होना वो न हो। बिहार बॉर्डर में हम लोगों ने 17 चेक पोस्ट जो है सीमावर्ती जनपदों में किया हुआ है और हरियाणा आदि राज्यों से जो अवैध मदिरा की जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए बॉर्डर के जो पॉइंट्स पे और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी कुछ आने की संभावना रहती है। उसके दृष्टिगत वहाँ पे हरियाणा के बॉर्डर वाले भी 15 चेक पोस्ट हम लोगों ने स्थापित किया है। दूसरे जगह हमारी जो बॉर्डर के जो दुकानें हैं जिनमें अप्रत्याशित रूप से ज्यादा शराब का उठान कर रहे हैं उन पे जो है कि ज्यादा न उठाए उसके लिए हम लोगों ने रोक भी लगा दिया है और उन दुकानों की नियमित अनुश्रवण के लिए भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने शुक्रवार को जनपद एटा में भ्रमण कार्यक्रम के दौरान राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के साथ भेंट कर स्थितियों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हाथरस में मौजूदा समय में स्थिति सामान्य है। पुलिस का मकसद पीड़िता के परिवार में सुरक्षा की भावना पैदा करना था, जिसमें पुलिस सफल रही। परिवार को विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि शासन के आदेश पर मंडल के चारों जिलों का भ्रमण कर अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर मौजूदा स्थिति की जानकारी की जा रही है। पीएफआई की गतिविधियों पर जांच चल रही है, जो निकट भविष्य में पूरी होगी। जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये हाथरस कांड के बाद मैं शासन द्वारा मुझे भेजा गया था। मैं विगत 3 दिनों से हाथरस और अलीगढ़ में ही था। तो हाथरस में अब स्थिति लगभग सामान्य है और जो हमारे मकसद थे उसमें पीड़िता के परिवार को में सुरक्षा की भावना हो। जो वहाँ पर लोग हैं उनमें और पीड़िता के परिवार में दोनों में एक ये विश्वास बने कि उनको न्याय मिलेगा और बाकी जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो फिर से सुचारू रूप से चलें। तो इन उद्देश्यों को काफ़ी हद तक हमने पूरा कर लिया है और कल मैंने अलीगढ़ में मीटिंग की थी। आज एटा और कासगंज में मीटिंग करूँगा। शासन के आदेश में मंडल के सभी चारों जिलों में भ्रमण करके वहाँ पर अधिकारियों से बात करना, जनप्रतिनिधियों से बात करना और आपके माध्यम से बात करना, ये दोनों शामिल था। तो काफ़ी स्थिति वहाँ पर हाथरस में सामान्य है। इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, तो वो अलग एजेंसी उसमें जांच कर रही है, तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है और लोगों के विश्वास की बात है, वो काफ़ी हद तक बहाल हो गया है। हमारे अधिकारी लगातार संपर्क में हैं पब्लिक से। गांव लेवल पर भी मीटिंग्स चल रही हैं। जो विलेज लेवल की मीटिंग्स होती है, कमेटी होती हैं, उसमें सभी पक्षों के लोग, सभी समुदायों के लोग, सभी लोग जो है उसमें शामिल हो रहे हैं और काफ़ी हद तक वो जो विश्वास है वो विश्वास बरकरार हो गया है। सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद अलीगढ़ में समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देकर सशक्त किया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक जिले में 9,068 समूह का गठन किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 918 समूह का गठन किया गया है। समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को सशक्त करने के लिए शासन की योजनाओं से उन्हें जोड़ा जा रहा है, जिसमें प्रेरणा कैंटीन, स्कूल की बच्चों की ड्रेस, स्वेटर, राशन की दुकान, पुष्टाहार, विद्युत बिल कलेक्शन, सामुदायिक शौचालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं समूह की रोजगार प्राप्त महिलाओं का कहना है कि जब से हमें काम मिला है तब से परिवार का खर्च अच्छी तरह से चल रहा है। साल हो गई मुझे काम करते हुए। साबित मसाले लाती हूँ और घर पे बनाकर और सप्लाई करती हूँ। अच्छी आमदनी हो जाती है, कम से कम महीना में 4-5 हज़ार की रख के हो जाता है। ये मशीन CNC मशीन है। इसमें ये टोटल कंप्यूटराइज्ड है। इसमें जैसे सिलेंडर के बाल हैं, आपके डिफेंस कॉरिडोर का जैसे बम बॉडी है, बहुत से पार्ट्स इसमें बनाए जाते हैं। ये मैंने समूह से मदद लेने के बाद में लगाई है। इससे मुझे और मेरे पति को मतलब रोजगार भी मिला, अच्छी आमदनी हो रही है और इससे समूह की और भी महिलाओं को रोजगार मिला है। उनके पति यहाँ पे काम करते हैं, जो कि उनके लॉकडाउन की वजह से जो उन्हें दिक्कत हो रही थी वो अब नहीं हो रही है। मेरे समूह का नाम सरदार स्वयं सहायता समूह है। मैं उसमें सदस्य हूँ। मैं यहाँ पर सिलाई का कार्य कर रही हूँ, जिससे मेरे घर का खर्चा चल रहा है। 200-250 रुपये का रोज आमदनी हो जाती है। मैंने मतलब अपने समूह की सहायता से कुछ पैसा उठाया
उसकी मदद से मैंने ये मशीनें लगाई हैं। एक तो ये पिसाई वाली मशीन है, इसमें हल्दी मिर्च धनिया सारी मसाले की पिसाई होती है, और एक वेट मशीन है और पैकिंग मशीन है, जिससे कि मेरे यहाँ पर 2-3 महिलाएं भी कार्य कर रही हैं, जो को उनको भी 250-300 रुपये पत्र डेली यहाँ से लेके उठती हैं। कोई कोई पीसती है, कोई पैकिंग कर रही है, कोई उसको छानबीन के साफ करती है, और इससे है कि उनको भी रोजगार मिला है, उनका भी घर का अच्छी तरह से खर्चा चल जाता है, मेरा भी अपना घर का खर्चा अच्छी तरह से इससे निकल जाता है। राष्ट्रीय महिला NRLM के अंतर्गत जो समूह के गठन की प्रक्रिया है, हमारे 12 ब्लॉक हैं, सारे ब्लॉक एक्सटेंसिव उसमें आते हैं। इसमें करीब 9068 समूहों का गठन किया गया है। इस वर्ष भी 918 समूह का गठन हुआ है। इन महिलाओं को स्वरोजगार देने की दिशा में या फिर इनकी आय बढ़ाने और इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जनपद स्तर पर शासन के निर्देश पे कई सारे काम हो रहे हैं। हमने लगभग 144 प्रेरणा कैंटीन इनको दी है, जिसमें जो महिलाओं द्वारा संचालित होते हैं उन पर जगह उपलब्ध कराई गई और महिला समूह वहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें उनको अच्छी खासी इनकम हो रही है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।